हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य इग्नू। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 132। ये जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसका जो नाम है यहाँ पर, ये अपना भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ये आपका जो है सब्जेक्ट है। इसमें हमने आपके लिए लिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्यूशन यहाँ पर करके आपको यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो बता रहे हैं, जो आपके पेपर में आने की जो संभावना है इनकी यहाँ पर ज़्यादा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी है। सबसे पहले आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम जो है यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, आप यहाँ पर आके जो है पूछ सकते हैं। कोई भी आपके जो डाउट है तो ये सारे जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो नोट्स जो है वो यहाँ पर हमको प्रोवाइड जो है वो करवाते रहते हैं। ठीक है, और जो आपके डिटेल में जो नोट्स होंगे वो सारे आपके यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएंगे। इस वाली वीडियो में जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारे नोट्स भी यहाँ पर आपको जो है अपडेट कर दिए जाएंगे। एकलव्य इग्नू चैनल पर जो भी आपका आ रहा है वो www.eklavyaignu.com वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री नोट्स। ठीक है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो, किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम अपनी जो है क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आपके सामने यहाँ पर, समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर बताना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त आपको पता है उन्होंने क्या किया था, जो गुप्त साम्राज्य था उसके विस्तार के लिए यहाँ पर बहुत सारा काम किया था। तो वो किस प्रकार से क्या काम किया था वो सारी जो बातचीतें यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, आपके पेपर में भी जो है इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इनका आंसर किस तरीके से देना है, ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। डायरेक्ट हम समुद्रगुप्त से बात नहीं करेंगे। इस जो आंसर को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहले छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन दे देंगे और यहाँ पर जो अपनी बातचीत है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय 4वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 4वीं से 6वीं शताब्दी के में हुआ था। ठीक है, और ये एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा था। आपको पता है, आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, महान साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर वो फैला भी था। ठीक है, साम्राज्य के उद्भव पर जाति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद मिलते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, ये जो साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था तो इसमें जाति से लेकर सबके अलग अलग यहाँ पर जो है बातचीत थी। जो इतिहासकार थे ना, उनके बीच में कंफर्म नहीं था, तो वो आपस में जो है अलग अलग जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखते थे। कई इतिहासकार बोलते थे कि इन्हें ब्राह्मण से जोड़कर देखा गया है, तो कुछ यहाँ पर बोलते थे वैश्य जाति से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये सारी बातचीत जो है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते, देखिए जो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, लेकिन क्या है, इन्हें जो है नाम मात्र ही यहाँ पर जो है संस्थापक माना जाता है, यानी नाम से ही बस इनको जो है यहाँ पर माना जाता है कि हाँ यही संस्थापक थे। लेकिन जो असली संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक जो है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, श्रीगुप्त को यहाँ पर जो है वास्तविक नहीं माना जाता, इनको केवल नाम मात्र के लिए जो है यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनको गुप्त साम्राज्य का असली यानी कि वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है और सबसे पहले शक्तिशाली शासक के जो रूप में जो है वो यहाँ पर सामने आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर श्रीगुप्त के बारे में भी और यहाँ पर आपको समझ में आ गया चंद्रगुप्त प्रथम के भी बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इनको तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम को तो यहाँ पर जो है संस्थापक के रूप में जाना गया, लेकिन हम विस्तार के बारे में इस क्वेश्चन में जो है बात कर रहे हैं, तो विस्तार से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तब यहाँ पर बात आ जाएगी यहाँ पर समुद्रगुप्त की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद साम्राज्य के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान था
वो यहाँ पर था समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो अब समुद्रगुप्त के बारे में बातचीत जो है यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। समुद्रगुप्त के हाथ में गुप्त साम्राज्य की बागडोर थी 335 से 375 एडी तक रही। ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत ज़्यादा विस्तार किया, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, और कैसे कैसे किया वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो विस्तार उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है किया था। ठीक है, श्रीलंका तक इन्होंने जो विस्तार है वो यहाँ पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का स्रोत, यानी कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये बातें आखिरकार आई कहाँ से। ठीक है, इनके बारे में जो है जानने को कैसे मिलता है, इनके जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, तो वो सारी जो बातचीत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी के जो मुख्य स्रोत है उसके बारे में। तो आपने हरिशेन के बारे में सुना होगा। जो हरिशेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, उनके जो दरबार में रहते थे उनके दरबारी कवि थे, और उन्होंने जो है रचना की थी किसकी, प्रयाग प्रशस्ति की। ठीक है, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है यहीं से जो है समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर यहीं से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो विस्तार पूर्वक जो उल्लेख है वो यहाँ पर इसी के अंदर किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर में। और इनको जो है इसकी रचना की है हरिशेन ने, क्योंकि वो उनके दरबारी कवि थे, तो वो सारी जो बातचीत है वो यहाँ पर लिखा करते थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि किस किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 क्षेत्रों को, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दक्षिण में 12 क्षेत्रों को और उत्तर में 9 क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, तो ये सारी जो बातचीत है ये यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति के अंदर से ली गई है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, और समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के विस्तार किए गए जो प्रयास हैं वो हम यहाँ पर जो आगे डिटेल में जो है वो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर भारत में विजय अभियान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर भारत में जो उन्होंने विजय अभियान किया, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य भारत में जो विजय अभियान उन्होंने चलाया उसमें अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया उसके बारे में। उसके बाद दक्षिण भारत में विजय अभियान के। इन तीनों पॉइंट को हमने यहाँ पर अलग अलग लिखा है और इनको यहाँ पर अलग अलग हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने उत्तर भारत में विजय अभियान, यानी कि इन्होंने उत्तर भारत में जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसके बारे में। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 बड़े राज्यों को जीता। ठीक है, 9 बड़े बड़े राज्यों को यहाँ पर जीता। कुछ राज्यों की बात यहाँ पर हमने करी है, इन्हें हम देखेंगे। और इन सब से क्या है, अपने राज्य का विस्तार किया। यहाँ पर कुछ जो है राज्य दिए हुए हैं, जैसे कि वाकाटक राज्य, मद्दिल राज्य, नागवंश, पुष्पकर्ण, नागसेन, रामनगर, नागवंशी असम राखी। ठीक है, तो ये सारे हैं। कोट वंश के राजाओं ने समुद्रगुप्त के खिलाफ संघ बनाकर उसे हराने का यहाँ पर पूरा जो प्रयास है वो किया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। ठीक है, जो कोट वंश के राजा थे ना, उन्होंने क्या किया था, आपस में मिल गए थे, उन्होंने आपस में समूह बना लिया था और समुद्रगुप्त के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर लड़ाई छेड़ी थी, और उसमें उन्होंने उसको हराने का पूरा जो प्रयास है वो किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वो यहाँ पर क्या है, असफल रहे। ठीक है दोस्तों, 9 राज्यों को हराकर समुद्रगुप्त ने उत्तर में अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ये आपको समझ में आ गया कि उत्तर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो कैसे किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य भारत में जो विजय अभियान उन्होंने चलाया। तो मध्य भारत में उन्होंने अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो कैसे किया, समझिए। मध्य भारत में प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय रहा करते थे। आदिवासी समुदाय आपको पता ही है कौन होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल के संसाधन पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर मध्य भारत में क्या है, आदिवासी समुदाय यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो इन्हीं आदिवासी समुदाय को हराकर समुद्रगुप्त ने इनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया, यानी कि इन्होंने यहाँ से कर इकट्ठा करना क्या है, शुरू कर दिया। ये समुदाय विशेष रूप से जो कुछ स्पेशल जो मौके आते थे तो वहाँ पर वो उपहार देने का काम करते थे। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर जब कभी युद्ध में ज़रूरत पड़ती थी तो समुद्रगुप्त को वो सैनिक सहायता भी देते थे, यानी कि उनके जो आदिवासी समुदाय में जो भी नौजवान होंगे जो कि सैनिक के रूप में कार्य कर सकेंगे, तो उनको यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त को कुछ सैनिक भी वहाँ से जो है वो मिल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों वो होती थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में विजय अभियान, यानी कि उन्होंने दक्षिण भारत में कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसके बारे में। तो हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये पता चलता है, आपको पता है हरिशेन कौन थे,
उनके कवि, दरबारी कवि। तो उन्होंने जो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी थी, उनमें उनसे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने 12 क्षेत्रों को जीत लिया था और यहाँ पर विजय का जो झंडा है उसे यहाँ पर लहराया था। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका के जो शक और शहील तक भी जो है वो वहाँ पर पहुँच गए थे। दक्षिण भारत राजधानी से दूर होने के कारण भी समुद्रगुप्त ने केवल इन राज्यों से टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए, जो दक्षिण भारत था ना, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत से भी और मध्य भारत से भी उन्होंने क्या है कि अपने राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन वहाँ से केवल इन्होंने क्या है टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यहाँ से उन्होंने प्राप्त जो है वो नहीं की, क्योंकि ये जो राज्य थे ये यहाँ से आप समझ सकते हो ये दूर थे। ठीक है, राजधानी से दूर होने के कारण इन्होंने यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ से इन्होंने टैक्स लेना जो है वो सही समझा। ठीक है, आगे आपको यहाँ से समझ में सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये देखिए ये भी आसान है। इसमें क्या बात पूछी गई है, गुप्त काल के बाद के समय अवधि में, यानी कि गुप्त काल के बाद के समय अवधि की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है बदलती हुई सामाजिक संरचना के बारे में यहाँ पर विश्लेषणात्मक विवरण देना है। यानी कि हमें यहाँ पर जो है डिटेल में बताना है। क्या चीज़ बतानी है डिटेल में, कि गुप्त काल के बाद के समय में जो भी वहाँ पर जो है बदलती हुई सामाजिक संरचना हुई उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हमें यहाँ पर विवरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बातचीत लिखी गई है, इसे समझते हैं। गुप्त काल के पश्चात सामाजिक संरचना में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, गुप्त काल के जो बाद है यहाँ पर सामाजिक संरचना के अंदर में कई सारे जो यहाँ पर बदलाव है वो देखने को मिले थे। वो बदलाव किस प्रकार के थे वो यहाँ पर समझते। देखिए समाज में क्या हुआ था, समाज में जो जातियाँ हैं वो अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर टूट के उसमें कई सारी जो उपजातियाँ हैं वो बन गई थी। अब वो कैसे बनी थी वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, असमान भूमि के बंटवारे ने ऐसे वर्ग को पैदा किया। देखिए, जो भूमि का बंटवारा था वो समान रूप से नहीं था, किसी को बहुत ज़्यादा जो भूमि है वो मिली थी, किसी को बिल्कुल नहीं मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूमि का बंटवारा था वो असमान रूप से था, तो उससे कई सारे जो वर्ग है वो पैदा हो गए। ठीक है, भूमि से रिलेटेड आपके दिमाग में आ गया होगा एक किसान, एक जमींदार। ठीक है, तो ऐसे वर्ग का भी उदय हुआ। ये वर्ग ये वर्ण पर आधारित सामाजिक स्तरों को लांघ गए और बहुत सारी नई जातियों का यहाँ पर उद्भव हुआ। ठीक है, नई जातियों की बढ़ती संख्या ने यहाँ पर ब्राह्मणों, क्षेत्रियों, कार्यस्थलों एवं शूद्रों को यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित किया। ठीक है, तो गुप्त काल के बाद के सामाजिक संरचना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है छोटा सा, जमींदार और किसान वर्ग। ठीक है, तो इसमें हम जमींदार और किसान वर्ग की बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस समय जमींदारों के ऐसे वर्ग का उद्भव हुआ जो किसानों से भिन्न वर्ग था। आपको पता ही है, देखिए जो किसान होता है वो अलग बंदा होता है, जो जमींदार होता है वो अलग बंदा होता है। किसान में भी कई सारी कैटेगरी है। किसान में क्या होता है, किसान ऐसा होता है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है। एक किसान ऐसा होता है जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ज़मीन को या तो मजदूर के रूप में कार्य करता है ज़मीन पर। ठीक है, या तो क्या करता है, किसी से जो ज़मीन है वो ले लेता है, उसके बदले में उसमें खेती करता है, फिर आधा जो है वो उसी को देता है ज़मीन के मालिक को और आधा खुद रखता है। तो किसानों में भी कई सारी कैटेगरी होती है। ज़मींदार से तो आपको पता चल ही गया होगा, जो ज़मींदार के पास बहुत सारी ज़मीन होती है और वो कभी भी खुद से खेती नहीं करता है। ठीक है, अगर उसका मन है तो खुद से खेती कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़मींदार जो है वो बड़े आदमी होते हैं, तो वो किसानों से जो अपनी खेती है वो करवाते हैं। ठीक है, तो ज़मींदारों को उच्च वर्ग में रखा जाता है। जो ज़मींदार होते हैं वो उच्च वर्ग के होते हैं। ठीक है, राजा उनको कई प्रकार की जो है यहाँ पर सुविधाएं भी देता है। तो यहाँ पर देखिए, उच्च वर्ग में रखता है राजा, उसको सामंत कहा जाता है, उनको मंडलेश्वर कहा जाता है, उनको महासामंत कहा जाता है। इस प्रकार का जो नाम है वो यहाँ पर ज़मींदारों को दिया जाता है। राजा ने भारी भरकम उपाधियाँ प्रदान करके इन्हें भूमि का स्वामित्व दिया था। राजा क्या करता था, इन पे जो है लुटाता था, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उपाधियाँ देता था इनको इज्जत देता था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती थी। इनकी जो प्रभुसत्ता है इनको यहाँ पर बढ़ाया जाता था, इनकी जो वैल्यू है उनको यहाँ पर बढ़ाया जाता था। किसान वर्ग भी स्वयं में कोई एक समुदाय नहीं था। अगर आप बोलोगे किसान से मतलब एक वर्ग का है, मतलब कि किसान मतलब किसान जो खेती करता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी आपको जस्ट बताया
कि किसान में भी कई सारे वर्ग होते थे, उनको ठीक है, और उनको कई सारे नाम से भी बुलाया जाता था। उनको कृषक के नाम से बुलाते थे, कृषि करने वाला और किसान आदि अन्य नामों से यहाँ पर किसान वर्ग को भी बुलाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुआ करती थी। इन नामों में से एक ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भूमि पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए ये जो नाम दिए गए थे, जैसे देखिए कृषि करने वाला, कृषि करने वाले से ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो किसान है उसका भूमि पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी और की भूमि पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। किसानों का वर्गीकरण भूमि जोतने वाला जो है ये भी बोलते थे यहाँ पर। भूमि जोतने वाला जो किसान है वो अलग होता था, निर्भर किसान होता था, बटाईदार जो है ये भी किसान होते थे, खेतीहार मजदूर ये भी किसान होते थे। इन आधार पर भी इनको यहाँ पर जो है बांटा गया था, ठीक है। जो खेतीहार मजदूर होते थे वो खेती पर जो है मजदूरी किया करते थे। उसके बाद जो पूरे दिन की उनकी मजदूरी बनती थी वो उस ज़मीन का मालिक उसे दे दिया करता था और वो चलाया जाया करता था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हुआ करती थी। यहाँ पर समझिए जातियों में भिन्नता, ठीक है। जातियों में भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर विभिन्नता थी। कैसी थी उसे समझते। देखिए एक ही वर्ण के अंतर्गत बहुत सारी जातियाँ हुआ करती थी। एक ही वर्ण के अंदर यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हुआ करती थी, जिससे समाज में हजारों जातियाँ पैदा हो गई और उप जातियाँ यहाँ पर क्या है विघटन हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि ब्राह्मण में यहाँ पर जो है कैसे कैसे जो है कामकाज जो है वो हुआ करता था, ब्राह्मण का टॉपिक, ठीक है। तो ब्राह्मण के बीच भी जातियों की संख्या कम नहीं थी। अगर आप बोलोगे कि ब्राह्मण का मतलब क्या है सबसे ऊंची जाति सबसे बढ़िया, तो ऐसा नहीं था। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें थी। देखिए जो है यहाँ पर कामकाज के ब्राह्मण समाज में अधिक विशेष अधिकार वाले होते थे, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो कामकाज करते थे, जो राज के कामकाज में लगे होते थे, राजकाज वाले, ठीक है, जो राजाओं के कामकाज करते थे, उन ब्राह्मणों को यहाँ पर जो है विशेष यहाँ पर अधिकार ज़्यादा होते थे उनके पास। जो साधारण ब्राह्मण होते थे उनकी महानता यानी कि उनकी वैल्यू यहाँ पर थोड़ी कम हुआ करती थी। यानी कि ब्राह्मण में भी एक कैटेगरी जो उच्च है और एक जो कम वैल्यू वाली है, ठीक है। तो कुछ ब्राह्मण शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण मानते थे। कुछ जो ब्राह्मण है वो शारीरिक श्रम को ज़्यादा वैल्यू देते थे। कुछ जो ब्राह्मण होते थे वो शारीरिक श्रम की अवहेलना करते थे, उसको अच्छा नहीं समझते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों के अंदर भी यहाँ पर कई सारी उपजातियाँ जो है वो बनती चली आ रही थी। इसके अंदर भी कई सारी जो कैटेगरी पे कैटेगरी है वो यहाँ पर बनती चली जा रही थी, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपको समझ में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। क्षत्रिय आपको पता ही है, ब्राह्मण के जो नीचे वाला जो है वो यहाँ पर अपना क्षत्रिय होता है। क्षत्रियों के बीच जाति का जो कारण है यहाँ पर वो कबीलों के शासन के समय यहाँ पर जो है कबीलों का जो शासन हुआ करता था उसके बीच ही यहाँ पर जो है इनके बीच में भी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर बनने लग गई, ठीक है। अलग अलग काम करने वाले को यहाँ पर जो है रखा गया। विदेशी जातियाँ गुटों में शकों, हुणों आदि का जो वर्ण व्यवस्था में समाहित करने लग गए और इससे भी क्षत्रियों के अंदर भी दूसरी श्रेणी जो है बनने लग गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ग में भी जाति को लेकर बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती थी। तो क्षत्रिय में भी बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय होते थे जिन क्षत्रियों के यहाँ पर बड़ा माना जाता था। उसके बाद मतलब कार्य के अनुसार समझ लीजिए, जो क्षत्रिय जैसा कार्य करता था उसको यहाँ पर वैसा माना जाता था। तो क्षत्रिय के अंदर भी यहाँ पर कई सारी कैटेगरी बन गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शूद्र की, ठीक है। तो गुप्त और उत्तर गुप्त काल में असमान आर्थिक शक्तियों के संसाधन के साथ साथ छोटे छोटे कृषक, देखिए शूद्र के अंदर में किसको शामिल किया जाएगा, जो छोटे मोटे काम करते हैं। देखिए काम काज के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हुआ करती थी। तो शूद्र के अंदर में वो थे जो यहाँ पर छोटे छोटे काम करते थे, जैसे कि कृषक जातियाँ हो गई, ठीक है, धनी किसान आ गए, बटाईदार आ गए, कारीगर जातियाँ हो गई। तो इनको शूद्र वर्ण में यहाँ पर रखा गया था। किसान गुटों को ब्राह्मण समाज में शूद्र के रूप में ही शामिल किया गया था। देखिए किसान का जो गुट हुआ करता था, जो खेती करा करता था, ब्राह्मण लोगों ने उनको क्या किया, शूद्र के अंदर ही इनको यहाँ पर शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शूद्रों की संख्या तथा उनकी जातियों में काफ़ी वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता ही है किसानों की संख्या कितनी ज़्यादा थी उस समय। तो जब इस कैटेगरी में रखा ब्राह्मणों ने किसानों को शूद्र के अंदर में, तो यहाँ पर शूद्र लोगों की जो संख्या है वो एकदम से यहाँ पर क्या है बढ़ने लग गई, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कार्यस्थल का विकास। देखिए
जो यहाँ पर हुआ क्या, कार्यस्थल के अनुसार यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई, जैसे कि काम है, जैसे कि आपको पता है भूमि अनुदान, भूमि के राजस्व का हिसाब रखना, भूमि हस्तांतरण किसको की गई किसको नहीं की इसका हिसाब किताब रखना। तो ये सारे जो काम थे ये उस समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो जब ये सारे काम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, तो इनके कार्य भी यहाँ पर सामने आए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने लग गई जो ऐसे कामों को संभाल सकते हैं। कैसे कामों को, भूमि का जो टैक्स मिलता था उस टैक्स का हिसाब किताब कौन रखेगा, वो वाला बंदा। अगर भूमि, आपको पता है उस समय में भूमि जो है वो हस्तांतरण हुआ करती थी, ट्रांसफ़र हुआ करती थी, एक बंदे से दूसरे बंदे पे, दूसरे बंदे पे, तीसरे बंदे पे, ऐसे। तो उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, उसके लिए भी यहाँ पर बंदे चाहिए थे। तो ऐसे व्यक्तियों की यहाँ पर क्या है, आवश्यकता महसूस हुई। और ऐसे काम कौन कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो इन कार्य को अच्छे से करने के लिए, सफलतापूर्वक संभाल सके, इसके लिए यहाँ पर उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पर जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन कामों की भर्ती के लिए अन्य वर्ग के लिए भी, अन्य वर्ग से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे और इस कार्य में वो यहाँ पर काम करने लगे, ठीक है। जो वर्ग बाद में मुनीम के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। मुनीम, आप समझ रहे हो, मुनीम से आपको पता चल जाएगा कि मुनीम इसी तरीके जो कार्य हैं वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्व का हिसाब किताब रखना, हस्तांतरण जो होती थी भूमि का उस समय। आज के समय में भी अगर आप मुनीम शब्द का पता लगाओगे तो आपको पता होगा जो फैक्ट्रियाँ होती है बड़ी बड़ी, उसमें मुनीम रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो मुनीम है यही सारे हिसाब किताब रखता है कि कितने जो लेबर मजदूर है वो आए, कितने ने छुट्टी की। तो ये सारी जो चीज़ों का हिसाब किताब है वो मुनीम ही रखता था, ठीक है। तो मुनीम यहीं से क्या है, प्रसिद्ध हुआ, हिसाब किताब रखने वाले काम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे अछूत की, ठीक है। तो अछूत कौन होता था, यानी कि जिसके छूने से अपवित्र हो जाए बंदा, ठीक है। तो इसी वर्ण में भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपवित्र या अछूत जातियों का वर्णन इतिहासकारों को प्रारंभ में जो है इनकी संख्या बहुत कम देखने को मिलती थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अपवित्र माना जाता था लोगों को, ये बहुत गलत धारणा थी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी जो लोग हैं वो मानव होते हैं, ठीक है। सब यहाँ पर इंसान होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इतिहास में यहाँ पर चलें तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर अछूतों की संख्या थी, यानी कि अछूत जातियों के अंदर जिनको शामिल किया गया था इतिहासकार के द्वारा, तो वहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तीसरी सदी के आसपास से अछूत परंपरा ने यहाँ पर जोर पकड़ना शुरू किया, यानी कि लोगों की संख्या इसके अंदर बढ़ती चली गई। गुप्त काल में धर्मशास्त्र का जो लेखक था कात्यायन, एक ऐसा प्रथम लेखक था जिन्होंने अछूत के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अस्पृश्य शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। तो उस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने ही किया था और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया था अछूत वर्ण के अंदर में। किनको, शिकारियों को, मछुआरों को, जल्लादों को, कसाईयों को, ठीक है। तो इसके इन्हीं के अंदर जो है अछूत श्रेणी में इन लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया था। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, ठीक है। तो कालिदास तथा फाहियान आदि लेखक जो थे, इन्होंने इन्हीं के ऊपर जो है, इन्हीं के समाज के ऊपर यहाँ पर जो है कई सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी है, ठीक है। और इनके प्रतिबंध का इन्होंने वर्णन किया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत है, ठीक है। चांडालों का भी एक भाग अछूतों के अंतर्गत आता था। आपने इतिहास की पुस्तक 12वीं में भी पढ़ा होगा चांडालों के बारे में, ठीक है, कि कैसे ये क्या कहते हैं घर के बाहर रहते थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भिक्षा भी नहीं देते थे बहुत सारे लोग इनको, ठीक है। उसमें चांडालों का जिक्र किया गया है, ये सारी चीज़ें। तो ब्राह्मणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अछूत जातियों पिछड़े आदिवासी थे। ये ब्राह्मणीय पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए इन्हें समाज से दूर जो है गांव में बसाया जाता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ब्राह्मणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम माने तो अछूत जातियाँ पिछड़े आदिवासी हुआ करते थे और ब्राह्मणीय पद्धति को ये मानते नहीं थे, ठीक है, स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए इनको समाज से दूर रखा गया था, अलग समाज से दूर, अलग गांव में इनको जो है यहाँ पर बसाया जाता था, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ में, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखिए
दस्तकारी और जातियाँ, इसे समझते हैं। देखिए, नगरीय क्षेत्रों के पतन के फलस्वरूप दस्तकारों की महत्वता कम हुई। अब इसमें देखिए, इसके अंदर में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर भी काम के अनुसार रखा गया है। जिस बंदे का बड़ा काम उसकी उच्च श्रेणी, जिस बंदे का छोटा काम उसको निम्न श्रेणी। ठीक है, स्वर्णकार, मालाकार, चित्रकार। ठीक है, अब देखिए बड़े बड़े काम है, ये स्वर्ण से रिलेटेड है। ठीक है, चित्रकारी से रिलेटेड है। तो इन जातियों को, इन दस्तकारों को उच्च श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जुलाहे की, रंगदार की, दर्जी की, नाई की, जूतों का निर्माण करने वाले की, लोहार की, धोबी की, तो इनको अछूतों की श्रेणी में डाल दिया गया था। इस प्रकार गुप्त काल के बाद समाज में परिवर्तन देखने को मिला। यही सारे परिवर्तन की बातचीत हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार गुप्त काल में जो है समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे जो बहुत सारी जातियां हैं वो पिछड़ गई और उनकी स्थिति आपको पता ही है, आने वाले समय में और आगे चलकर उनकी जो स्थिति है समाज में बहुत ज़्यादा जो बेकार है वो होने लगी। ठीक है, क्योंकि इनके साथ एक तरह से आप समझ सकते हो जाति की जाती थी। ठीक है, यानी कि इनको जो है यहाँ पर अछूत समझा जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे आपको ये सेकंड वाला जो है क्वेश्चन आंसर समझ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। ठीक है, जिसमें हमारे सामने है यहाँ पर गुप्तों की राजस्व प्रशासन पर चर्चा कीजिए। ये तो सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। जो गुप्तों की राजस्व प्रशासन है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था, उसके अंदर क्या क्या होता था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो आएंगी। ठीक है, कई प्रकार की जो टैक्स का नाम सुना होगा आपने, चुंगी कर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जुर्माने से जो आय प्राप्त होती थी, यानी कि मेन यहाँ पर राजस्व की जो बात है वो इसके अंदर जो हम आंसर में करने वाले हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए इस वीडियो में क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन हम बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, देखिए क्वेश्चन आंसर कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं और हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो www.eklavyaignu.com पे। यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर इस वीडियो में आपको 5 कराया जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन आंसर तक भी देखने को मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन आंसर तक। तो आप जब वेबसाइट पर विजिट करोगे हमारे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी जो तैयारी है वो हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हुई थी। बढ़िया बढ़िया का मतलब है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, आपको पता ही है, कई ज़्यादा जो है जगहों पर ये फैला था, विस्तार करा था, तो काफ़ी विशाल साम्राज्य था। तो किसी भी साम्राज्य का जो वो होता है, मजबूती होती है, वो होती है उसकी राजस्व नीति, यानी कि उसको कई कई जगह से जो है टैक्स आना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है राजस्व नीति इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, कामयाब रहा इनका राजस्व नीति। ठीक है, तो गुप्त काल में राजस्व के अनेक अनेक जो है प्रकार थे जहाँ से इनको राजस्व मिलता है, और वही हम यहाँ पर इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि यहाँ पर जो राजस्व प्रशासन पर चर्चा करना है हमें, जो इनकी राजस्व प्रणाली है उन सभी के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, कई प्रकार की यहाँ पर 5 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है जो इतिहासकार यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा उस समय जो भूमि का जो मालिक होता था वो सम्राट होता था, और जो है हर एक प्रकार की भूमि पर कर लगाया जाता था, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार की हो, लोग उस भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टैक्स देंगे। ठीक है, 5 प्रकार की भूमि कौन कौन सी थी? क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागा भूमि, सील भूमि और अपराहत भूमि। ठीक है, इन 5 भूमि के प्रकारों की जो बातचीत है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए क्षेत्र भूमि। तो क्षेत्र भूमि क्या होता है? क्षेत्र भूमि वही भूमि होती है नॉर्मल अपनी खेती योग्य भूमि, जहाँ पर जो है लोग खेती करते हैं और मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, इस प्रकार की जो फसलें उगाते हैं। तो इस पर जो है यहाँ पर जब ये काम करते हैं लोग सब, तो वो टैक्स देने के लिए भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। टैक्स के यहाँ पर 2 रूप होते हैं, या तो पैसे द्वारा यहाँ पर टैक्स दिया जाता है या तो अनाज दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको समझे क्षेत्र भूमि। उसके बाद है हमारा वास्तु भूमि। तो ये ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग निवास करते थे, जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर लोगों का घर होता था।
तो निवास करने के लिए भी लोग जो है यहाँ पर निवास कर देते थे, वहाँ भी यहाँ पर टैक्स देते थे। तीसरा है यहाँ पर चरागा भूमि। चरागा भूमि नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर पशुओं को चराने योग्य भूमि होती थी उसे चरागा भूमि कहते थे। इस भूमि का जो मालिक होता था वो भी यहाँ पर अपना सम्राट होता था, ठीक है। इस भूमि पर भी सम्राट द्वारा टैक्स लगाया जाता था, और जो है जो पशुपालन करने वाले लोग होते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी ये भूमि, ठीक है, क्योंकि वो अपने गाय को, भैंस को, घोड़ों को और कुत्तों को, जिसको भी वो पालते थे, हाथी को, उन सभी को क्या है यहाँ पर जो है उनके लिए ज़रूरी होती थी, क्योंकि इन सभी का जो खाना है वो वहीं पर होता था, ठीक है। तो ये भी क्या करते थे, टैक्स देते थे। यहाँ से भी इनको अच्छा टैक्स मिल जाता था, क्योंकि उस समय में जो पशुपालन है वो बड़े स्तर पर किया जाता था, ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार के जो जानवर है उनको यहाँ पर पाला करते थे। आगे आपको समझ में। उसके बाद है सील भूमि। एक ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है उसे सील भूमि कहा जाता था। अक्सर ऐसी जो जगह है वो खाली छोड़ दी जाती थी। उसके बाद है अपरहत भूमि। इसमें क्या है, ये एक तरह से आप इसे जंगली भूमि समझिए, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह लगे हो, उसे ही यहाँ पर अपरहत भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ में। उसके बाद यहाँ पर आता है दान की भूमि। देखिए, दान की भूमि का मतलब हमें साफ यहाँ पर पता चल रहा है, वह भूमि जिसे दान में दे दिया जाता था। आपको पता है उस समय में जो सम्राट होते थे वो ब्राह्मणों को और जो मंदिर होते थे, ठीक है, उन मंदिरों को भूमि दे दिया करते थे गिफ्ट में, ठीक है। तो वो जो भूमि है जो दान में दे दिया करते थे वो भूमि टैक्स फ्री होती थी, उस पर किसी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं लगाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, इस पर शासक द्वारा किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि इसमें अनुदान भी दिया जाता था, ठीक है। तो ये होती थी दान की भूमि, जो क्या करते थे, सम्राट अपनी खुशी से मंदिरों को दे दिया करते थे या ब्राह्मणों को दे दिया करते थे, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हुआ करती थी। उसके बाद है व्यापारिक वास्तु पर कर, ठीक है, व्यापारिक वस्तु पर कर। तो जो व्यापार से रिलेटेड वस्तुएं हुआ करती थी, ठीक है, उस पर भी टैक्स जो है वो लगाया जाता था। जैसे कि आपको पता होगा गुप्त साम्राज्य में व्यापार काफ़ी ज़्यादा फला फूला था, यानी कि यहाँ पर जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा चलता था। व्यापार के स्रोत आंतरिक भी थे और विदेशी भी थे, यानी कि अपने देश में भी व्यापार होता था और बाहर देशों में भी व्यापार होता था। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, उज्जैन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो उज्जैन बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यापार होता था। साम्राज्य में विदेशी व्यापार बंदरगाह द्वारा होता था। देखिए, जब भी विदेशी व्यापार करना था, यानी कि व्यापार जब एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो है बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वो शिप के रास्ते जाया करते थे, पानी के रास्ते जाया करते थे, ठीक है। इसमें क्या है, वनों की यहाँ पर जो वस्तुएं वगैरह बनती थी वो थी क्या कहते हैं यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला, शिल्प कला, ठीक है। तो ये सारे वस्तु बनाने वाले काम थे, कपड़े आदि का जो है यहाँ पर व्यापार होता था, ठीक है। व्यापार हेतु श्रेणी का निर्माण किया जाता था। अलग अलग प्रकार के व्यापार थे, तो अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया था। और श्रेणी व्यापारियों एक समूह हुआ करता था जो 4 से 5 व्यक्तियों की समिति में शामिल था, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है चीज़ों करने के लिए अलग अलग प्रकार का जो टैक्स है वो यहाँ पर देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती थी, यानी व्यापारिक वस्तुओं पर भी यहाँ पर टैक्स लगाया जाता था, जिससे यहाँ पर पैसा कमाया जाता था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर चुंगी कर के बारे में। तो देखिए, व्यापार उन्नत होने के कारण गुप्त साम्राज्य में चुंगी कर जो है लगाया जाता था, और उस साम्राज्य के लिए ये भी एक अच्छे आय का स्रोत बन गया था। अब चुंगी कर कौन देता था? चुंगी कर देते थे व्यापारी लोग, जो व्यापार करते थे ना, वही जो है चुंगी कर देते थे, और ये रास्तों पर लगाया जाता था। चुंगी कर द्वारा रास्तों और बंदरगाहों पर व्यापार करने वाले व्यापारी को ये कर चुकाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आप व्यापारी हैं, ठीक है, और आप कोई व्यापार करते हैं, तो आप जो है बंदरगाह के थ्रू जहाँ पर भी आप जो है जिन रास्तों पे जा रहे हैं उन रास्तों पर ही वहाँ पर टैक्स लगाया जाता था कि जो भी इस रास्ते से निकलेगा उसको इतने पैसे देने होंगे, तो वो यहाँ पर चुंगी कर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जुर्माने की आय, आपको पता है जब भी किसी प्रकार का कुछ बंदा अपराध करता था, गलती करता था, तो उसको यहाँ पर जो है पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना देना पड़ता था, ठीक है। तो वो जुर्माना भी जब देते थे तो वो भी एक जो है ये साम्राज्य की आय बन जाती थी, क्योंकि वहाँ से भी पैसा आता था, ठीक है, जुर्माने की आय।
अपराध किए गए व्यक्ति, जिस बंदे ने भी अपराध किया उसको जुर्माना लगता था, ये एक आम बात थी। इसलिए अपराधियों पर यहाँ पर जुर्माना लगाया जाता था और आय का एक जो है कुछ हिस्सा थोड़ा सा ये यहाँ से भी आता था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा दुबई में जो है आय का बड़ा स्रोत है ये क्या कहते हैं, जुर्माने वाली आय। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट रखा जाता है, छोटी से छोटी गलती के लिए वहाँ पर बड़ा बड़ा से बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर या क्या गंदगी फैलाने पर वहाँ पर जो है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे लोग जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, वैसे दुबई की सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो टूरिज़्म से होती है। उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ से उनकी इनकम सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं जुर्माने लगाने की आय को। ठीक है, खदानों से धन, ठीक है, यहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छा जो है पैसा मिलता था। खदानों में आपको पता है जो लोहे तांबे वगैरह का खनन होता था तो बड़ी मात्रा में होता था। इस यहाँ से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, वो जो लोहे और तांबे निकलते थे उससे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होता था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। यहाँ बहुत सी खाने स्थापित थी, यहाँ पर बहुत सारी खाने थी जिससे बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती थी। बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त किए जाते थे। इन रत्नों को व्यापार द्वारा बेचा भी जाता था। ठीक है, बेचकर कमाई की जाती थी। तांबे और लोहे की खनन बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। अब जब बहुत बड़ी मात्रा में तांबे और लोहे की खनन की जाएगी तो इससे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती थी, जैसे घरेलू बर्तन हो गया, औजार हो गया, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता है दिल्ली के महरौली में स्थित है एक लौह स्तंभ। ठीक है, वो जो लौह स्तंभ है, लोहे का जो खंभा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वो माना जाता है कि बिल्कुल शुद्ध लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर जो है बताया गया है कि गुप्त साम्राज्य के लोह की उन्नत किस्म से वो बना हुआ है, इसलिए वो अभी जो है मतलब ऐसा लगता है देखने में कि मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ये उस खंबे के बारे में ये बोला जाता है, स्तंभ के बारे में ये बोला जाता है उच्च गुणवत्ता वाली लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में, इसे समझिए दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए आप, गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में अभी हमने कितना ज़्यादा पढ़ा। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का विघटन भी हुआ। कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी अच्छी अच्छाइयाँ हो उसके अंदर, कितने भी उसके ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हो जिससे हमें लगता है उसका विघटन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका विघटन होता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वही जो कारण है वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताना है कि गुप्त साम्राज्य का जो विघटन हुआ तो उसके लिए कौन कौन से जो कारण है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके पेपर में जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है आता है। तो आप जो है थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगा के सोच सकते हो किसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता होगा हूणों का आक्रमण, यानी कि क्या होता था, पहले से ही वो कोशिश करते थे आक्रमण करने की। ठीक है, तो उनका जो आक्रमण जब कोशिश करेंगे तो उससे कहीं ना कभी वो कामयाब भी होंगे, कभी कभी वो फेल भी होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी जो किसी भी साम्राज्य के विघटन की परेशानी बनती है वो बनती है प्रशासनिक कमजोरियाँ। उसके बाद आर्थिक कमजोरियाँ भी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी आए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत पता होगा जो है स्कंदगुप्त के बाद जो है कोई बढ़िया शासक आया नहीं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें हुई तो वो भी यहाँ पर जो है इसका कारण बनती है विघटन होने का। और भी कारण है, जैसे कि इनकी जो दंड नीति थी वो उतनी ज़्यादा कठोर नहीं थी, नम्र थी। ठीक है, वो भी एक कारण बन जाती है। और जो साम्राज्य है बहुत ज़्यादा विशाल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उसके कारण भी क्या हुआ था, यहाँ पर जो भी शासक आए वो इसकी विशालता को संभाल नहीं पाए। ठीक है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं रख पाए, तो वो भी एक कारण बनता है यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर पॉइंट से जो है हम यहाँ पर समझते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। आप सभी को पता ही है गुप्त साम्राज्य कैसा था, विशाल साम्राज्य। और इस साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त को, लेकिन नामात्र। ये चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, वास्तविक संस्थापक। और उसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त। और इस साम्राज्य को उन्होंने बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। परंतु प्रत्येक साम्राज्य के भांति गुप्त साम्राज्य का भी विघटन का समय आ गया था। और जो है इसके समय
आने के जब भी इसका विघटन होने लग रहा था, यानी कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इसका विघटन हुआ। तो यहाँ पर समझते हैं गुप्त साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण। सबसे पहला है हूणों का आक्रमण। आप सभी को पता ही है, मध्य एशिया का एक कबीला था हूण, ठीक है, जो कि हमेशा से ही भारत की उत्तर और पश्चिमी सीमाओं में प्रवेश करना चाहता था, ठीक है। इसलिए 5वीं शताब्दी के अंत में हूण सरदार तोरमण ने पश्चिमी एवं केंद्रीय भारत के अधिकतर भागों पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था। उन्होंने जब वो कोशिश करते रहे तो इससे क्या हुआ, जब इतने सारे आक्रमण होते हैं ना तो एक साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके सैनिक का खर्चा, कई सारी चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हुई, इन्होंने जो अपना आधिपत्य है उसको स्थापित कर लिया। आक्रमण ने धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य को खोखला कर दिया। देखिए वही बात आ गई, इतना सारा जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण ने साम्राज्य को खोखला कर दिया, यानी कि अंदर से हिला दिया। आक्रमण विशेषकर उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रशासनिक कमजोरियाँ। देखिए प्रशासनिक कमजोरियाँ भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है किसी साम्राज्य के विघटन के लिए। गुप्त साम्राज्य में कमजोर शासक, ठीक है, कमजोर शासकों के प्रवेश के साथ साथ जो स्थानीय सरदार और राजाओं थे उन्होंने अपना प्रभुत्व दोबारा से स्थापित करने का प्रयास कर लिया। प्रशासन में लगातार होते रहे षड्यंत्र। आपने देखा होगा प्रशासन में कई प्रकार के षड्यंत्र होते रहते हैं, पोस्ट को लेकर, पद को लेकर, कि इस पद पे मैं जाऊंगा, इस पद पे मैं जाऊंगा, ऐसा करके। तो ये षड्यंत्र होते रहे, आंतरिक युद्ध होता रहा, अंदर उनके साम्राज्य में खुद ही आंतरिक युद्ध होता रहा, तो फिर वह बाहरी युद्ध से कैसे लड़ाई कर पाएंगे। तो आंतरिक युद्ध जो है इनका एक कारण बना, जिससे गुप्त साम्राज्य अंदर ही अंदर कमजोर पड़ता गया, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक कमजोरी। जब आक्रमण होता है, जैसे हूणों का आक्रमण हो रहा था, तो जब आक्रमण होता है तो उससे क्या है, सैनिक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चाहे जीत रहा है कोई भी, हार रहा है कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान दोनों को होता है। तो यहाँ पर ये जो है साम्राज्य को यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा था। तो सैनिक अभियानों की वजह से जो राजकोष पर यहाँ पर जो है भार पड़ रहा था, इनके जो पैसे हैं वो खत्म हो रहे थे। धीरे धीरे साम्राज्य में आर्थिक संकट बढ़ गया, यानी पैसों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ गई। अतिरिक्त भार से गुप्त साम्राज्य का जो आर्थिक विकास है वो यहाँ पर रुक सा गया और एक खाई खोद दी, यानी कि पैसों की बड़ी किल्लत हो गई, जिससे कभी भी साम्राज्य पार नहीं कर पाया, यानी कि उस पैसों की तंगी से कभी भी वो ऊपर नहीं उठ पाया, ठीक है। अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि यहाँ पर जो है योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिले, ठीक है। आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक आया ही नहीं गुप्त साम्राज्य में जो इसको दोबारा से खड़ा कर सके, ठीक है, और जो इसको नई ऊंचाइयों पर दोबारा से ले जा सके। तो यहाँ पर जो है अयोग्य उत्तराधिकारी आए, और उसके बाद जो आपको पता ही है, जब उत्तराधिकारी योग्य नहीं होगा तो बड़ा से बड़ा जो साम्राज्य है उसका विघटन होना तो तय है, ठीक है। उत्तराधिकारी के लिए एक निश्चित नियम का अभाव। देखिए उत्तराधिकारी के लिए ना एक अलग से नियम होनी चाहिए। जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे कंपटीशन पार करने होते हैं, कई सारे नियम होते हैं, रेगुलेशन होती है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराधिकारी के लिए कोई निश्चित नियम था ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य में उत्तराधिकारी बनने के लिए लोग होड़ करने लगे, यानी कि मैं बनूंगा वाली चीज़ हो गई, और आंतरिक गृह युद्ध भी छिड़ गया, जिससे जो है ये और कमज़ोर पड़ गया साम्राज्य। धार्मिक कारण, आपको पता है धार्मिक कारण भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्होंने हुआ क्या, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे ना, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके कारण क्या है, उनके युद्ध कौशल पर प्रभाव पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है शांति की तरफ बढ़ने लग गए। अब देखिए जो युद्ध करने वाला बंदा होता है, अगर वो शांति की तरफ यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा तो फिर उनके युद्ध कौशल में प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए शांति भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सैनिक ही शांति की बात करने लग जाए, आप सोचिए तो वहाँ पर कैसी बातचीत हो जाएगी। तो वही वाली यहाँ पर बातचीत हो गई। धार्मिक कारण की वजह से भी जब धीरे धीरे लोग शांति की तरफ बढ़ने लग गए तो सेना और लोगों को अधिक रास नहीं आई ये सारी चीज़ें, और शांति की नीति के कारण ही गुप्त साम्राज्य के विरोधियों ने अपना सर दोबारा उठा लिया। जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही है, धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन धार्मिक कारण को आप छोड़ के चलिए, फिर भी उत्तराधिकारी वाली प्रॉब्लम, जो कोई भी बंदा था उत्तराधिकारी वो योग्य नहीं था, आर्थिक कमजोरी, बार बार आक्रमण, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, जो भी उनके विरोधी थे, जो भी उनके दुश्मन थे, उन्होंने अपना सर जो है दोबारा से उठाना शुरू कर दिया।
तो यही सारी चीज़ें हुई। गुप्तकालीन दंड नीति, इनकी जो दंड नीति थी वो जो है कुछ खास नहीं थी, ठीक है। गुप्तकालीन दंड नीति यानी ये जो दंड देते थे वो नम्र था। अब मान के चलिए अगर आप जो है बंदे को यानी कि जिसने भी गुनाह किया है, ठीक है, जिसने भी कोई यहाँ पर अपराध किया है, उसको अगर आप ढंग से दंड नहीं दोगे तो फिर वो दोबारा से अपराध करेगा। तो यही वाली बात आ गई यहाँ पर, इनकी जो दंड नीति थी वो अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पर जो है उससे भी दिक्कत होने लग गई। साम्राज्य के आंतरिक शत्रुओं और अशांति और अव्यवस्था फैल गई, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर साम्राज्य जो है विनाश की तरफ जाने लग गया, ठीक है। देखिए दंड नीति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इस अपराध के लिए ये वाला दंड मिलना चाहिए, मतलब नम्र नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का दंड है, जिस प्रकार का उसने अपराध किया है उस तरीके का वहाँ पर उसको दंड मिलना चाहिए। तो एक इनकी दंड नीति ठीक नहीं थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल था, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है समुद्रगुप्त के समय में साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैल गया था। इतना विशाल साम्राज्य संभाला नहीं जा रहा था लोगों से। जो योग्य शासक थे उन्होंने तो संभाल लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले के समय में पूरी तरीके से ठीक था। लेकिन बाद के समय जो यहाँ पर आए शासक आए, बाद के समय में विशाल साम्राज्य का फैलाव हो गया, तो शासक सब संभाल नहीं सके ढंग से, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होने लग गई, यानी कि साम्राज्य विशाल था, जो योग्य शासक थे उन्होंने संभाल लिया था, जो अयोग्य शासक थे वो संभाल नहीं पाए। इस प्रकार इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि विशाल साम्राज्य जिसका सूर्य कभी ना अस्त होने की बात कही जाती है, वो भी कभी ना कभी वहाँ पर अस्त हो जाता है, यानी उसका भी विघटन का समय आता है और उसके पीछे भी कुछ निश्चित कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं था, इसके यही सारे कारण थे जो कारण हमने आपको बताए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण मिलकर यहाँ पर इस साम्राज्य का विघटन हुआ। यहाँ पर कौन कौन से कारण अभी हमने आपको बताया, हुणों का आक्रमण, धार्मिक नीति, आर्थिक कमजोरी, ठीक है, योग्य शासक का ना होना और आंतरिक गृह युद्ध, आर्थिक समस्याएं पैसों से संबंधित। तो इन्हीं सभी कारण की वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको आ गया होगा समझ में जो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातचीत थी। अब देखिए यहाँ पर कि आपके जो है इसमें क्वेश्चन हुए हैं केवल 4 या 5, 4 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में ही आपका जो यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर काफ़ी लंबी बन चुकी है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन आपको जानना है और भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा eklavyaignu.com पे, ठीक है। गूगल पे सर्च करिए eklavyaignu, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारी ये वाली वेबसाइट eklavyaignu.com, यहाँ पर आपको जाना है। देखिए यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट बताए गए हैं, इस सब्जेक्ट कोड को आप देखोगे, जब खोल के ओपन करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। जैसे जो सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपके बनाए हुए हैं। वीडियो में तो सारे नहीं हो सकते, लेकिन वेबसाइट पे आपको सारे मिलेंगे। तो इस जब वेबसाइट पे आप जाओगे eklavyaignu.com पे, तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कोड सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च करने के बाद जब आप उस पोस्ट पे पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे होगा आपको सारी चीज़ें जो है समझ में। वीडियो आपकी जो है यहाँ पर हो चुकी है ख़त्म, सारी बातचीत हमने कर ली है। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।